गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो ऐसा है, आज हम अदर लॉस के ऊपर चर्चा चालू करने वाले हैं। अदर लॉज में भी हम जनरल क्लॉजेस एक्ट से आज बातें चालू करेंगे। सो जिन लोगों ने ऑलरेडी अर्ली बर्ड में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ चुका है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पढ़ चुका है, उन लोगों के लिए ये दो आखिरी के टॉपिक्स हैं कि कानून पढ़ा कैसे जाता है। सो पूरा कानून पढ़ लेते हैं, उसके आखिर में ये पढ़ाया जाता है कि कैसे पढ़ना है। तो ऐसा है, तो पहले तो ये जो टॉपिक्स हुआ करते थे, जनरल क्लॉजेस एक्ट तो कभी नहीं था, कभी आपके सीए कोर्स में कभी नहीं था। ये नया टॉपिक लाया गया जब सीए इंटर का न्यू कोर्स लाया गया। और उसी प्रकार से जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है ये था, पर ये सीए फाइनल लेवल पे आखिर में दिया गया था। पूरा कानून पढ़ लेते, बाद में बताया जाता था कानून पढ़ना कैसे है। फिर एक अच्छा इनिशिएटिव लिया इंस्टीट्यूट ने, इसको सामने लाया गया इंटरमीडिएट लेवल पे और अदर लॉज में आखिरी के टॉपिक में डाला गया। सो इसमें बताया क्या गया है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि कानून पढ़ना कैसे है, ऑफ कोर्स इसके पहले आपको कुछ चीजें पढ़ी हुई होना चाहिए, जैसे कि एक्ट आपको क्या है, कैसे क्या पढ़ते हैं, बेयर एक्ट की कुछ वर्डिंग्स, ये सब पता होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं इसको वैसे तो एकदम आखिरी में पढ़ाना प्रेफर करता हूँ, एकदम ही आखिरी में, यानी पूरा होने के बाद। जो अर्ली बर्ड वाले उनके लिए एकदम आखिरी में ही हो रहा है, लेकिन जो थोड़े लेट बर्ड वाले हैं, यानी जो रेगुलर बैच वाले, उनके लिए पहले हम ये देखते हैं और आखिरी में हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखते हैं। ठीक है। सो अभी पढ़े तो भी चलता है और सब कंप्लीट होने के बाद पढ़े तो भी चलता है वैसे। आपके पास तो ऑप्शन नहीं है, आपको साथ साथ में पढ़ना है। ठीक है। सो जो वीडियो लेते हैं उन लोगों के पास ऑप्शन होता है, वो पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देख सकते हैं, नेगोशिएबल देख सकते हैं और आखिरी में ये एक्ट पढ़ सकते हैं। बट अभी भी जो हम पढ़ेंगे एकदम डिटेल में सब चीज आपको समझ में आएगी। अब ये आखिरी में इसलिए पढ़ते हैं हम, खास तौर पे कंपनीज एक्ट पढ़ने के बाद, इसीलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको पहले एक्ट अगर पता है तो समझेगी। जैसे कि आपने कई जगह नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज पढ़ा था, वर्डिंग्स ऑफ द एक्ट पढ़ी थी, कैसे लिखा होता है, उसमें उल्टा लिखते हैं कई बार, कई जगह मे वर्ड होता है, शैल होता है। डेफिनेशंस पढ़े हैं आपने, तो डेफिनेशन में भी अलग अलग प्रकार के वर्ड्स होते हैं, जैसे प्रमोटर मीन्स, तो ऐसा होगा। फिर डिविडेंड इंक्लूड्स, सप्लाई इंक्लूड्स, ये सब चीजें आपने पढ़े होंगे। सो इसीलिए ये आखिर में पढ़ते हैं। अब ये एक्ट में एक्चुअली है क्या, जैसा कि नाम से समझ में आता है, जनरल क्लॉजेस एक्ट। जनरल क्लॉजेस, जनरल कुछ आम बातें करेंगे हम इसमें, एकदम जनरल बातें। जनरल मींस एकदम आम। जैसे कि एनुअल जनरल मीटिंग थी, तो वार्षिक आम सभा या आम बैठक। सो आम, जनरल यानी आम। तो द जनरल क्लॉजेस एक्ट यानी एक जनरल, कुछ आम बातें। याद है आपको फाउंडेशन लेवल पे मैंने आपको जब ऑफर एक्सेप्टेंस पढ़ रहे थे तब कुछ ऐसे पॉइंट्स बताया था कि जैसे कि एक व्यक्ति एक्सेप्टेंस लिख के भेजता है, लेकिन रास्ते में अगर पोस्टमैन की गलती के कारण गुम जाता है वो और आगे वाले को नहीं पहुंचता है, तो भी हम मान लेते हैं कि आगे वाले को पहुंच गया होगा, इफ इट इज प्रॉपरली एड्रेस एंड उसमें पैसा वगैरह पे कर चुके हैं, तो हम मान लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था वो कहाँ लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं लिखा है, वो लिखा है जनरल क्लॉजेस एक्ट में, कि अगर कोई लेटर भेजा है, उसमें प्रॉपर जो चार्जेस हैं वो पे कर दिए लेटर भेजने के एंड प्रॉपरली एड्रेस्ड है, बट इसके बावजूद अगर किसी की गलती, पोस्टमैन वगैरह की गलती के कारण गुम जाता है, तो भी हम मान लेते हैं विद इन अ रीजनेबल टाइम ये पहुंच गया। ऐसे कुछ जनरल पॉइंट्स हैं। इसका मेन मकसद क्या है ये हम देखेंगे पहले। जैसे कि सोच के देखो, बहुत सारे कानून में आपने देखा है, जैसे इनफैक्ट अपना कंपनीज एक्ट जो है, कंपनीज एक्ट में आपने देखा है कई जगह लिखा होता है कि डायरेक्टर विल बी लायबल, तो डायरेक्टर लायबल होगा, या ऑफिसर इन डिफॉल्ट। तो क्या एक ही व्यक्ति जिम्मेदार रहेगा, क्या एक ही ऑफिसर जिम्मेदार रहेगा? नहीं, सब डायरेक्टर्स जितने भी रहेंगे, जितने भी ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट रहेंगे, सब जिम्मेदार होंगे। अब ये कहां लिखा है, वहां तो सिर्फ ये लिखा होता है ऑफिसर इज लायबल या डायरेक्टर इज लायबल। ऐसा हर जगह नहीं लिखा रहता है डायरेक्टर और डायरेक्टर्स विल बी लायबल। हर जगह ऐसा नहीं लिखा जाता है, क्योंकि सोच के देखो, अगर हर जगह ऐसा लिखा हमने, तो डायरेक्टर और डायरेक्टर्स विल बी लायबल, या फिर
जैसे कई जगह आपने देखा है ही विल बी लायबल ऐसा लिखा होता है, ही विल बी लायबल। अब ही विल बी लायबल तो क्या सिर्फ ही लायबल रहेगा, शी लायबल नहीं होगी तो शी भी लायबल होगी, लेकिन लिखा तो नहीं होता है कानून में ही और शी विल बी लायबल। सो ऐसा नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये कुछ जनरल रूल से हम मान लेते हैं। जब लिखा है ही विल बी लायबल तो हम मान लेते हैं कि शी विल ऑल्सो बी लायबल। सो अगर डायरेक्टर कोई महिला है तो वो भी जिम्मेदार होगी, डायरेक्टर एक जिम्मेदार है और प्लूरल भी उसमें हम कवर कर लेते हैं। सो ऐसी कुछ बातें यहाँ लिखी हुई हैं। सो भारत में इसका नाम जनरल क्लॉजेस एक्ट है, ये लगभग हर देश में होगा। सो जनरल क्लॉजेस एक्ट जैसा बाकी के जगह पे भी, बाकी के देशों में भी ऐसे कानून हैं। इनको हम दूसरे देशों में कई जगह तो इनका नाम ही इंटरप्रिटेशन एक्ट रख दिया है, इंटरप्रिटेशन एक्ट, क्योंकि ये इंटरप्रीट करने के काम आता है, बाकी के कानूनों को इंटरप्रीट करने के काम आता है। हम जो पढ़ रहे हैं ये फिर से एक बाबा आदम के जमाने का एक्ट है, तो 125-150 साल पुराना एक्ट है, 1897 का एक्ट है, जब आप भी नहीं थे, मैं भी नहीं था। आज जो जो जीवित है इनमें से कोई भी नहीं था तो आज जो जो जीवित है, जो जो इंसान जीवित है, उनमें से कोई भी नहीं था उस जमाने में। तो उस जमाने का, बाबा आदम के जमाने का हम एक्ट पढ़ रहे हैं। अब हम ये क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहला सवाल, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? वाई डू वी स्टडी जनरल क्लॉजेस एक्ट? तो क्यों पढ़ रहे हैं आप बताओ? सर इंस्टीट्यूट ने दिया है, कोर्स में है तो पढ़ना पड़ेगा सर हाँ वो तो है, सो इंस्टीट्यूट देगा तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। इसके अलावा ये इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये बाकी के कानून समझने के लिए हेल्प करता है आपको। सो बाकी के जो इतने सारे कानून होते हैं, ये सब कानून में ये आप अप्लाई कर सकते हैं, रूल्स यहाँ के अप्लाई कर सकते हैं। इसके दो मुख्य पर्पस हैं, दो मेन पर्पस हैं। सो पहले देखते हैं हम इसमें क्या क्या चीजें हैं। द जनरल प्रोसेस एक्ट कंटेन्स डेफिनेशंस, इसमें कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं ऑफ सम वर्ड्स, ऐसे शब्दों की डेफिनेशन जो लगभग हर जगह आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे कानून में देखने को मिलते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट वर्ड देखा है आपने, हर कानून में लिखा होता है, पार्टनरशिप एक्ट में भी डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा होगा, कंपनीज एक्ट में भी लिखा होगा, ऐसा हर जगह डॉक्यूमेंट वर्ड है। सो डॉक्यूमेंट मीन्स क्या, यहाँ डिफाइन किए हैं ऐसे वर्ड्स, एकदम जनरल जो सादे सिंपल वर्ड्स हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टीज क्या होती है, यहाँ डिफाइन किया है। सो हम जनरल क्लॉजेस एक्ट अप्लाई करते हैं और यहाँ की जो डेफिनेशन है ना वो सब कानून में अप्लाई होगी, ठीक है। तो जितने भी कानून है बाकी के उनमें अप्लाई होती, कैसे अप्लाई होगी, कब होगी, ये हम देखेंगे, ठीक है। वैसे अलग अलग प्रकार की डेफिनेशन होती है। अगर उस एक्ट में, जैसे समझो आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें ऑलरेडी कोई वर्ड डिफाइंड है, तो आप फिर यहाँ की डेफिनेशन नहीं यूज करोगे, फिर आप जो वहां डिफाइन किया है वही यूज करोगे। लेकिन समझो वहां डिफाइन नहीं किया, तो फिर आप यहाँ की डेफिनेशन यूज करोगे। जैसे समझो एफिडेविट, एफिडेविट वर्ड देखने को मिलता है आपको कई जगह, बहुत सारे कानून में। तो एफिडेविट क्या है, यहाँ डिफाइन किया है। सो एफिडेविट मीन्स एक ऐसा लेटर होता है, एक ऐसा डिक्लेरेशन होता है जिसमें आपने शपथ लेके कुछ बोला है कि हाँ ये मैं करूंगा या ये मैंने किया हूं। सो इसको हम बोलते हैं एफिडेविट, जो हम शपथ पत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। या मराठी में बोलो तो प्रतिज्ञा पत्र भी बोलते हैं, हिंदी में प्रतिज्ञा बोले और मराठी में प्रतिज्ञा। सो प्रतिज्ञा पत्र भी बोलते हैं इसको। सो एफिडेविट क्या है, यहाँ डिफाइन किया है। अब इससे क्या होता है ना, अगर एक कानून में डिफाइन कर दिया एक वर्ड को और वो सब जगह लग रहा है, तो इससे क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी आएगी। मींस आप कहीं भी डॉक्यूमेंट वर्ड पढ़ेंगे तो सेम प्रकार से उसका मीनिंग होगा, अनलेस उस एक्ट में स्पेसिफिकली डिफाइन किया है। अगर उस एक्ट में नहीं डिफाइन किया है तो डॉक्यूमेंट आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे, सेम रूल लगेगा, सेम मतलब रहेगा डॉक्यूमेंट का। आप अगर पार्टनरशिप एक्ट पढ़ोगे उसमें भी सेम लगेगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पढ़ोगे उसमें भी डॉक्यूमेंट का सेम मीनिंग निकलेगा। सो ये ऐसे वर्ड्स डिफाइन करता है। इससे फायदा क्या होगा, इससे जो वो पर्टिकुलर एक्ट है वो छोटा हो जाएगा। सोच के देखो, ये हर वर्ड अगर हर एक्ट में डिफाइन करते जाएं तो एक्ट कितने बड़े हो जाएंगे। सो जबरदस्ती का एक्ट बढ़ते जाएगा, और इसीलिए ये यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब वहां पे डिफाइन करने की अगर एकदम जरूरी होगा, जरूरत होगी तब डिफाइन करेंगे, नहीं तो वहां डिफाइन नहीं करते, ठीक है। सो इसमें कुछ डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस ऑफ सम वर्ड्स एंड ऑल्सो सम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। सो दो चीजें हैं इसमें, पहली चीज डेफिनेशंस, दूसरी चीज
जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। जैसे कि ये मैंने कुछ एग्जांपल दिया कि डायरेक्टर एक लिखा है सिंगुलर, बट फिर भी हम डायरेक्टर्स विल बी लायबल मान लेंगे। ही विल बी लायबल लिखा है तो हम मान लेंगे शी विल ऑल्सो बी लायबल। ठीक है, सो ये हर जगह लिखा नहीं होगा हर कानून में, ही और शी विल बी लायबल फॉर पनिशमेंट। सो ऑडिटर में आपने पढ़ा कि ऑडिटर विल बी लायबल, सो वहां पे ही विल बी लायबल वर्ड्स दिखते हैं आपको। सो ही मीन्स इवन शी विल बी लायबल। सो अगर एक महिला ऑडिटर है तो वो भी जिम्मेदार रहेगी। ठीक है, सो वही दिया है, ये चीजें इसमें लिखी है इस कानून में। ठीक है, सो डेफिनेशंस ऑफ सम वर्ड्स एंड सम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन विच शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल सेंट्रल एक्ट्स। सेंट्रल एक्ट्स क्या है ये डिफाइन किए हैं, एंड रेगुलेशन। सो हम देखेंगे डेफिनेशन में कि सेंट्रल एक्ट क्या है। सो सेंट्रल एक्ट डिफाइन किया गया है where there is no definition in those acts। so जब उस एक्ट में कोई डेफिनेशन नहीं है तब आप यहाँ की डेफिनेशन यूज करोगे। ठीक है, अगर उस एक्ट में ऑलरेडी कोई डेफिनेशन है तो फिर आप यहाँ की डेफिनेशन यूज नहीं करोगे, फिर आप वहीं की डेफिनेशन यूज करोगे। ठीक है, तो वेयर देयर इज नो डेफिनेशन इन दोज एक्ट्स और रेगुलेशंस दैट एमर्ज विद द प्रोविजन ऑफ सेंट्रल एक्ट्स और रेगुलेशन। तो ये सेंट्रल एक्ट क्या है ये देखेंगे। ठीक है, अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द कंटेक्स्ट और सब्जेक्ट। रिपग्नेंट का क्या मतलब है? अपोजिट जाना। ठीक है, अगर ये अपोजिट जा रही है डेफिनेशन तो ये अप्लाई नहीं होगी। जैसे वो एक्ट में अगर आप यहाँ की डेफिनेशन लगाएंगे तो उसका मीनिंग बदलेगा, सो फिर ये अप्लाई नहीं होगी। रिपग्नेंट मीन्स अपोजिट। अगर उस एक्ट से अपोजिट जा रही है, उस एक्ट में कुछ और मतलब है लेकिन ये डेफिनेशन कुछ और बोल रही है, जैसे डॉक्यूमेंट का ही एग्जांपल ले लो। अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में डॉक्यूमेंट का कोई और मतलब है लेकिन यहाँ पे अलग निकल रहा है तो ये नहीं लगेगा। ठीक है, सो रिपग्नेंट का मतलब है अपोजिट, विपरीत होना। तो अगर वो विपरीत जा रही है तो ये एक्ट नहीं लगेगा। अगर साथ साथ चल सकते हैं तो दोनों साथ साथ चलेंगे। ठीक है, तो ऐसा है। द जनरल क्लॉजेस एक्ट हैज बीन एनेक्टेड। इसका पर्पस क्या है? तो ये लाइन आपको पर्पस बता रही है, ऑब्जेक्ट बता रही है। टू शॉर्टन द लैंग्वेज यूज्ड इन द पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन। सो जो कानून की लैंग्वेज है वो लैंग्वेज को शॉर्ट करना इसका मेन एम है। सोच के देखो, अगर हर जगह लिखा रहा डायरेक्टर और डायरेक्टर्स विल बी लायबल तो कितना बड़ा एक्ट हो जाएगा। सोच के देखो, हर जगह लिखा रहा ही और शी विल बी लायबल, सो जबरदस्ती के रिपीटेशन होंगे और कानून बड़ा होते जाएगा। सो अननेसेसरी उसको जबरदस्ती बड़ा रखने में कोई मतलब नहीं है, और इसीलिए कानून की जो लैंग्वेज है उसको शॉर्टन करना इसमें डिफाइन कर दिया, फिर से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर तो टू शॉर्टन द लैंग्वेज यूज्ड इन द पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन एंड टू अवॉइड रिपीटेशन। सो दो केसेस दिया है, पहला टू शॉर्टन द लैंग्वेज, दूसरा टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड्स in the same case of course of same piece of legislation। अब ये एक्ट बनाया क्यों गया? इसका मेन पर्पस क्या था? हर एक्ट में लिखा होता है कि वो कानून बनाया क्यों गया। अगर आपको याद होगा तो कंपनीज एक्ट में भी लिखा हुआ है कि कंपनीज एक्ट 2013 क्यों बनाया है? टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। सो जो पुराना कंपनीज एक्ट था उसको कंसोलिडेट और अमेंड करना। ठीक है, तो कंसोलिडेट एंड अमेंड। सो पुराना एक्ट मैंने आपको बताया था 1956 में बना है, बट साथ में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए थे, वो सबको एक साथ जोड़ना और उसको अमेंड करना। तो ये उसका मेन पर्पस था। वो पुराने कंपनीज एक्ट को सीधा हटाना नहीं चाहता है, वो उसको जोड़ के उसको अमेंड करना चाहता है, उसको मॉडिफाई करना चाहता है। ठीक है, तो सीधा सीधा हटाना नहीं चाहते हैं। वैसे ही ये जो जनरल क्लॉजेस एक्ट है ये क्यों बनाया गया? इसको हम एक नाम देते हैं, ये प्रियम्बल कहलाता है। प्रियम्बल कहलाता है, तो हम पढ़ेंगे आगे। तो प्रियम्बल का क्या मतलब है? प्रियम्बल का मतलब है उसका पर्पस। तो उसका पर्पस क्या है वो लिखा होता है इसमें। ठीक है, सो क्या दिया है? सो द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 was enacted on 11th March 1897। सो 1897 में बनाया है, बाबा आदम के जमाने का एक्ट है। टू कंसोलिडेट एंड एक्सटेंड द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1868 एंड 1887। इसके पहले भी और दो जनरल क्लॉजेस एक्ट थे, 1868 और 1887। ये दोनों को जोड़ के
एक नया एक्ट बनाया गया, जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। ठीक है, तो दोनों को जोड़ा और इसको मॉडिफाई किया, एक्सटेंड किया। ठीक है, तो ऐसा है। सो ये डेट्स याद रखने की जरूरत नहीं है फिलहाल आपको, ये 1897 वगैरह या 1868, 1887, आगे थोड़ी बहुत कहीं जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा, बट रटने की, याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट, पर्पस, इंपॉर्टेंस ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट, क्या ऑब्जेक्ट है इसका, क्या पर्पस है, क्या इंपॉर्टेंस है, वही ऊपर जो हमने देखा, टू शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ द सेंट्रल एक्ट्स, तो जो कानून है उसकी लैंग्वेज को शॉर्ट करना, एंड टू प्रोवाइड एज फार एज पॉसिबल फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सप्रेशन, जो वर्ड्स एक जगह यूज किए गए वो दूसरे भी कानून में सेम मीनिंग निकाले तो ज्यादा बेटर है। सो अगर एक डॉक्यूमेंट वर्ड है उसका मीनिंग जो कंपनीज एक्ट में निकल रहा है वही पार्टनरशिप एक्ट में निकले तो बहुत अच्छा हो जाए। सो मेन चीज है, एक चीज टू शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ द एक्ट, जो बाकी के कानून है उसमें रिपीटेशन ना हो, शॉर्टन हो जाए, और दूसरी चीज टू प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सप्रेशन बाय गिविंग डेफिनेशंस। सो इसमें डेफिनेशन दे दिया ऑफ अ सीरीज ऑफ टर्म्स इन कॉमन यूज। सो जो कॉमन डेफिनेशन है, कॉमन वर्ड्स है जो बहुत सारे कानून में यूज होते हैं, एफिडेविट हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गए, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, तो ये सब वर्ड्स को यहाँ डिफाइन कर दिया है। इससे क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सप्रेशन। यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, एक जैसा। ठीक है, बचपन में आप स्कूल जाते थे, आप एक जैसे कपड़े पहन के जाते थे, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। यूनि यानी एक, और फॉर्म यानी प्रकार, तो एक प्रकार से आप सब दिखते थे, सब एक प्रकार के कपड़े पहनते थे, यूनिफॉर्म। सो यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसा। सो यहाँ पे मेन एम ये है कि आपकी जो डेफिनेशन है वो एक जैसी रहे। आप अगर कोई भी कानून पढ़ रहे तो एक जैसी डेफिनेशन रहे तो आसान होता है समझना। सो इसीलिए यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कॉमन टर्म्स। अगर कोई और डेफिनेशन नहीं है उस पर्टिकुलर एक्ट में, स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, तो यहाँ की डेफिनेशन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा है। द पर्पस ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट इज टू प्लेस इन वन सिंगल स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मतलब होता है वैसे लॉ। अभी फिलहाल इस पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे इसमें भी हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ने वाले हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्टैट्यूट जो होता है, स्टैट्यूट एक वाइडर वर्ड है देन एक्ट। तो एक्ट होता है, स्टैट्यूट होता है, लॉ होता है। सो एक्ट, एक्ट यानी जो पार्लियामेंट ने बनाया वो एक्ट। स्टैट्यूट, स्टैट्यूट को वैसे डिफाइन करो तो एक रिटन लॉ, रिटन लॉ बोल सकते हैं आप। स्टैट्यूट मीन्स रिटन लॉ, मीन्स जैसे कि एक्ट ये लिखा हुआ है, रिटन लॉ है। फिर वैसे ही अगर आप देखेंगे रूल्स, रूल्स रिटन लॉ है, लिखा हुआ है। ठीक है, सो एक्ट अलग है, रूल्स अलग है। अब आपने कंपनीज एक्ट पढ़े, आपको पता है, आपने इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा, आपको पता है कि उसमें एक्ट भी होता है, रूल्स होते हैं, नोटिफिकेशंस होते हैं, डायरेक्शंस होते हैं, सर्कुलर्स होते हैं, तो ये सब चीजें होती हैं। सो ये सब क्या है, ये रिटन लॉ है, ये लिखा हुआ है कानून में। ठीक है, सो भले एक्ट में लिखा हो या कहीं और रूल्स वगैरह में लिखा हो, लेकिन लिखा हुआ है। केस लॉ, क्या केस लॉ भी स्टैट्यूट होते हैं? द आंसर इज नो। केस लॉ लिखा हुआ थोड़ी था, वो तो झगड़ा हुआ और बाद में झगड़े में कोर्ट ने डिसाइड किया। सो जो केस लॉ है वो लॉ है, बट इट इज नॉट स्टैट्यूट। तो समझ रहे हैं आप, वैसे मैं आगे बताऊंगा आपको ये, बट आप समझ रहे हैं कि तीनों में डिफरेंस है। एक्ट इज एन नैरोअर वर्ड, जो पार्लियामेंट ने पास किया वो एक्ट, जैसे द कंपनीज एक्ट। स्टैट्यूट इज अ वाइडर वर्ड देन एक्ट, इसमें एक्ट भी आएगा, इसमें रूल्स भी आएंगे, नोटिफिकेशंस वगैरह आएंगे, ये सब कवर होंगे। एंड लॉ इज अनदर वाइडर वर्ड, मच वाइडर देन स्टैट्यूट। तो स्टैट्यूट जो है वो भी नैरो हो जाता है इन फ्रंट ऑफ लॉ। ठीक है, so law is a much wider word, it will also include customs, it will also include the judicial decisions. So law is a wider word, law सबसे ज्यादा वाइड हो गया, फिर statute, फिर act। ठीक है, so ऐसा है। So the purpose of general clauses act is to place in one single statute different provisions as regards interpretation of words and legal principles which would otherwise have to be specified separately। अगर यहां नहीं दिया होता तो आपको सेपरेटली हर एक्ट में लिखना पड़ा होता, इन मेनी डिफरेंट एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। सो
वट एवर जनरल क्लॉज एक्ट सेज, जो भी यहां लिखा है, वेदर एज रिगार्ड्स टू मीनिंग ऑफ वर्ड्स और एज रिगार्ड्स लीगल प्रिंसिपल, तो दो चीजें इसमें, मीनिंग ऑफ वर्ड्स डेफिनेशन एंड जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, तो लीगल प्रिंसिपल्स हैज टू बी रेड इन एवरी स्टैट्यूट टू विच इट अप्लाइज। ठीक है, तो जो जो कानून को ये अप्लाई होगा, जो जो कानून के साथ जनरल क्लॉजेस एक्ट लगेगा, सो सब यहाँ के रूल्स आप वहां पे यूज कर सकते हैं। और इसीलिए इसको एक और नाम दिया जाता है लॉ ऑफ ऑल द लॉज। सो ये हर कानून का कानून है। क्यों? क्योंकि ये बाकी के कानून को इंटरप्रीट करने में हेल्प करता है, और इसीलिए इसको हम लॉ ऑफ ऑल द लॉज बोलते हैं। ठीक है, सो ये वर्ड भी यूज किया जाता है। तो ऐसा है, सो ये दोनों पैराग्राफ में लगभग हमने सेम ही चीज पढ़े। पहली चीज डेफिनेशन और जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन बताया। दूसरी चीज, इसका मेन पर्पस क्या है, टू शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ द वर्ड्स, लैंग्वेज ऑफ द लेजिस्लेशन, एंड टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, तो ये चीज हमने देखा। फिर एप्लीकेशन ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट। हर एक्ट में लिखा होता है कि ये एक्ट कहां कहां लगेगा, किस किस को लगेगा। याद है आपको कंपनीज एक्ट में एप्लीकेबिलिटी में क्या लिखा था, एप्लीकेशन में? सो उसमें क्या लिखा था, दिस एक्ट विल अप्लाई टू अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस लॉ और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इट विल ऑल्सो अप्लाई टू इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, कंपनीज अंडर स्पेशल स्टैट्यूट, अनलेस इट इज इनकंसिस्टेंट विद देयर स्पेशल एक्ट, तो तब तक ये लगेगा। ये लिखा था। ये क्या है, ये वही है एप्लीकेबिलिटी, किस किस को लग रहा है। साथ में एक्सटेंड भी लिखा रहता है इसमें। तो एप्लीकेबिलिटी में ये भी लिखा था, दिस एक्ट विल अप्लाई टू द होल ऑफ इंडिया। याद है कि नहीं, ये पढ़े हैं अपन ने। सो यही मकसद होता है कि पहले हम बाकी कानून पढ़ते हैं और बाद में ये पढ़ते हैं। अब आपको याद आ रहा होगा, हाँ ऐसा पढ़ा था हमने। ठीक है, सो यहां पे भी एप्लीकेबिलिटी है। तो यहां लेकिन एप्लीकेबिलिटी क्या है, ये स्पेसिफिकली नहीं डिफाइन की। यहां ऐसा नहीं बोला है ये एक्ट कहां कहां लगेगा, कौन कौन से व्यक्तियों को लगेगा, कब कब लगेगा, ऐसा नहीं लिखा है। यहां लिखा है जहां जहां आपका सेंट्रल एक्ट लगेगा वहां वहां ये एक्ट लगने लगेगा। इन सिंपल वर्ड्स, ये कौन से एक्ट में लगेगा, कहां कहां लगेगा, ये डिपेंड करेगा आप इसको किसके साथ पढ़ रहे हैं। समझो अगर आप इस कानून को कंपनीज एक्ट के साथ पढ़ रहे हैं, सो कंपनीज एक्ट जहां जहां लगता है वहां वहां ये एक्ट भी लगने लगेगा। समझो आप इसको इनकम टैक्स एक्ट के साथ में पढ़ रहे हैं, सो इनकम टैक्स एक्ट जहां जहां अप्लाई होता है ये एक्ट भी वहां वहां अप्लाई होने लगेगा। ठीक है, सो इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है ये दूसरे एक्ट पे डिपेंड करती है। तो वही दिया है, द एक्ट not define this act the act does not define any territorial extent। so कोई टेरिटोरियल एक्सटेंट नहीं बताया है। सो टेरिटोरियल एक्सटेंट क्लॉज इसमें नहीं दिखेगा कि कहां तक के लगेगा। जनरली कानून में लिखा होता है कि दिस एक्ट विल अप्लाई टू द होल ऑफ इंडिया, ऐसा लिखा होता है। सो यहां ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इट्स एप्लीकेशन इज प्राइमरली विथ रेफरेंस टू ऑल द सेंट्रल लेजिस्लेशन। आप जो कानून पढ़ रहे हैं, सेंट्रल एक्ट पढ़ रहे हैं, उसके साथ ये लगने लगेगा। सेंट्रल एक्ट क्या है वो भी देखेंगे अपन। ठीक है, एंड ऑल्सो टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड अंडर द सेंट्रल एक्ट। फिर इट इज इन अ सेंस पार्ट ऑफ एवरी सेंट्रल एक्ट। तो हर कानून का ये पार्ट हो गया। और जब जब आप जो कानून पढ़ रहे हैं, जैसे कंपनीज एक्ट, तो कंपनीज एक्ट जहां जहां लग रहा है वहां वहां ये कानून भी लगने लगेगा। If a central act is extended to any territory, the General Clauses Act would also deem to be applicable in that territory and would apply in the construction of the act। Construction means उसका मीनिंग निकालना, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन या इंटरप्रिटेशन भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो इट वुड अप्लाई इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट सेंट्रल एक्ट। सो उस एक्ट को आप इंटरप्रेट करने को ये साथ में लगाएंगे। The provisions of the General Clauses Act are mere rules of interpretation। So ये क्या है, इसमें जो भी लिखा है, these are only rules of interpretation and it applies automatically in each and every case। It all depends on the facts and circumstances of each case। In many countries, legislatures similar to General Clauses Act are called as interpretation acts। ठीक है, सो बाकी के देशों में भी ऐसे कानून होंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में आप चले जाओ, वहां भी एक इंटरप्रिटेशन एक्ट मिलेगा। हर देश में लगभग एक इंटरप्रिटेशन एक्ट होता है। ठीक है, सो ये जनरल क्लॉजेस एक्ट एक बहुत ही आसान सा एक्ट है, बट बहुत सारे लोग इसको डिफिकल्ट मानते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता एक्चुअली। तो ये क्या लिखा है, क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आता। तो आप देखेंगे, लेकिन आपको बहुत आसान लगने लगेगा ये एक्ट,
क्योंकि हम इसका पूरा बैकग्राउंड देखेंगे। तो बैकग्राउंड के साथ आप जब देखोगे ना तब आपको समझेगा कि कितना आसान एक्ट है। नहीं तो ये बहुत मुश्किल माना जाता है, बहुत सारे लोगों को हवा भी नहीं लगती है क्या बोल रहा है। तो देखेंगे अपन क्या बोल रहा है, जैसे सेंट्रल एक्ट क्या है, ये चीजें अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम ये सब चीज देखेंगे और आपको काफी आसानी से ये पर्टिकुलर चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेजिस्लेशन। सो कानून की, लेजिस्लेशन मीन्स कानून, लॉ, इसकी कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अब हम देखते हैं। पहली चीज मैंने जो आपको बताया ऊपर, प्रियम्बल। तो प्रियम्बल का क्या मतलब है? प्रियम्बल का मतलब है कि ये एक्ट क्यों बनाया गया, ये पता लगता है प्रियम्बल से। सो प्रियम्बल में मेन चीज ये लिखी होती है, एक सेकेंड, प्रियम्बल में मेन चीज ये लिखी होती है कि ये एक्ट बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था। सो जब भी कोई कानून बनाया जाता है उसके पीछे एक एम होता है, एक पर्पस होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। सो वो ऑब्जेक्टिव आपको कहां से समझना है, उसका प्रियम्बल पढ़ के। ठीक है, तो प्रियम्बल में लिखा होता है। सो ये एक्ट चालू होने के जस्ट पहले लिखा होता है प्रियम्बल। सो प्रियम्बल में लिखा होता है कि क्यों बनाया गया है ये कानून। अपन देखेंगे, एक मैं पूरा एक्ट आपको दिखाऊंगा तो आप उसमें प्रियम्बल क्या होता है ये भी समझेंगे। ठीक है, सो अभी फिलहाल तो हम इसके हिसाब से पढ़ रहे हैं। जब हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ेंगे तब मैं आपको एक एक्ट की पूरी कॉपी दिखाऊंगा। ठीक है, तो एक बेयर एक्ट पूरा कैसा लिखा होता है। सो उससे आपको और अंदाज आएगा कि प्रियम्बल कहाँ लिखा था, मार्जिनल नोट्स क्या होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम देखेंगे। ठीक है, सो प्रियम्बल के ऊपर चर्चा करते हैं। प्रियम्बल हर कानून में होता है और वो बताता है कि इसका स्कोप क्या है, एक्सटेंट क्या है। सो एवरी एक्ट हैज अ प्रियम्बल, एवरी एक्ट। ठीक है, जैसे कंपनीज एक्ट में भी प्रियम्बल है, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनी। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में भी प्रियम्बल है। तो वो किस चीज के लिए बनाया गया है? इट इज मेड ओनली फॉर प्रॉमिसरी नोट, टू रेगुलेट दी प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। तो सिर्फ तीन चीजों को लगता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। तो हम देखेंगे, तो जिन्होंने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी उनको पता है। सो ये प्रियम्बल में लिखा है। So every act has a preamble which expresses the scope. Scope means daira, object, and purpose of the act. It is the main source of understanding of the intention of the lawmaker. इससे आपको समझेगा what was the intention of the lawmaker behind the act. So कानून बनाने वालों की इच्छा क्या थी, क्यों बनाया गया ये कानून। So ये इससे समझ में आता है आपको। ठीक है, Whenever there is an ambiguity, अब ध्यान दो, जब एम्बिग्यूटी है, एम्बिग्यूटी का क्या मतलब है, क्लियर नहीं है। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है क्लियरिटी नहीं है, तो क्लियर नहीं है उसको हम बोलते हैं एम्बिग्यूटी। तो अगर एम्बिग्यूटी है, यहाँ पे कुछ और लिखा है, वहां पे कुछ और लिखा है, तो आप क्या करोगे? तो आपको ध्यान रखना है कि कानून बनाया किस लिए था और उस हिसाब से प्रियम्बल को आप यूज करके आप उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो ध्यान रखो मैं क्या बोल रहा हूं। सो प्रियम्बल में लिखा है कानून क्यों बनाया गया है। जैसे पर्टिकुलर एक दवाई है, एक जगह लिखा है ये दवाई आपने खाना है, एक जगह लिखा है दवाई नहीं खाना है। अब मुझे समझ नहीं रहा कि खाना कि नहीं खाना, एक जगह लिखा खाओ, एक जगह लिख रहा मत खाओ। सो मैं प्रियम्बल देख के ये डिसाइड कर सकता हूं प्रियम्बल में क्या लिखा है। सो इस प्रकार की दवाई खाने के लिए बनाया गया या नहीं खाने के लिए बनाया गया, तो प्रियम्बल देख के मैं ये एम्बिग्यूटी को सॉल्व कर सकता हूं। सो आगे और देखेंगे हम, ये प्रियम्बल अगले चैप्टर में फिर से हम समझेंगे। सो प्रियम्बल का मेन मकसद समझो, प्रियम्बल का मकसद है ये बताना कि कानून बनाया क्यों गया था। जब दिक्कत आती है इंटरप्रीट करने में तो आप प्रियम्बल देख सकते हैं और ये देख के बता सकते हैं अच्छा ये पर्पस था, इसीलिए हम इसको ऐसा मीनिंग देंगे। लेकिन जब एम्बिग्यूटी है ना तभी यूज किया जा सकता है प्रियम्बल। प्रियम्बल को आप जनरली यूज नहीं करोगे। अगर प्लेन टेक्स्ट लिखी है तो आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। प्रियम्बल तभी यूज किया जाएगा जब एम्बिग्यूटी है, जब कुछ चीज क्लियर नहीं है। अगर एम्बिग्यूटी नहीं है ना, सब क्लियर लिखा है, तो फिर आप प्रियम्बल यूज नहीं करोगे। फिर भले ही आपका लॉ में क्लियरली कुछ उल्टा लिखा है और प्रियम्बल कुछ अपोजिट बोल रहा है, तो भी ऐसे केसेस में आप प्रियम्बल यूज नहीं करोगे। तो प्रियम्बल तभी यूज करोगे जब एम्बिग्यूटी है, एक जगह कुछ लिखा है दूसरी जगह कुछ और लिखा है, तो आप प्रियम्बल यूज करके उसको इंटरप्रेट करोगे। ठीक है, सो इट विल नेवर ओवरराइड द प्लेन टेक्स्ट ऑफ द एक्ट। अगर प्लेन टेक्स्ट कुछ लिखा है सीधा सीधा तो आप फिर वही फॉलो करोगे। प्रियम्बल शुड ओनली बी यूज जब कुछ एम्बिग्यूटीज होती है। ठीक है, सो
ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीएम्बल। वैसे प्रीएम्बल के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, दोनों चैप्टर में प्रीएम्बल हमको समझना है। ठीक है, अगले चैप्टर में हम इस पे और कुछ एग्जांपल्स और भी लेंगे। तो अभी फिलहाल कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आगे बढ़ते हैं पहले। तो इट इज द मेन सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर बिहाइंड द एक्ट व्हेनेवर देयर इज एम्बिग्यूटी। अगर एम्बिग्यूटी है, क्लैरिटी नहीं है इन अंडरस्टैंडिंग एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट, अगर एम्बिग्यूटी है, क्लियर नहीं है चीजें, एक जगह कुछ है दूसरी जगह अपोजिट लिखा है, preamble is accepted as an aid to construction. Aid means help, construction means interpretation. वैसे फर्क है थोड़ा कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन में, अगले चैप्टर में हम देखेंगे। ठीक है, सो अभी आप सिर्फ ध्यान रखो कि इट कैन बी यूज एज एन हेल्प, ये हेल्प की जा सकती है, इससे हेल्प ली जा सकती है। तो प्रियम्बल आप पढ़ के ये डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे कानून बोलना क्या चाह रहा है, अगर एम्बिग्यूटी है तब। प्रियम्बल ऑफ अ स्टैट्यूट इज अ पार्ट ऑफ द एनेक्टमेंट। सो ये एनेक्टमेंट का ही पार्ट होता है, एनेक्टमेंट में लिखा होता है, कानून का हिस्सा होता है, एंड कैन बी लेजिटिमेटली यूज्ड फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, फॉर इंटरप्रेटिंग इट। सो इंटरप्रेट करने को आप प्रियम्बल यूज कर सकते हैं, लेकिन कब, ये इंपॉर्टेंट है। However, preamble does not override the plain provision of the act। यानी प्रियम्बल में तभी आप यूज करोगे प्रियम्बल को जब कुछ एम्बिग्यूटी है। अगर प्लेन टेक्स्ट लिखा है तो आप प्रियम्बल यूज करके उसका मीनिंग नहीं बदल सकते। प्लेन टेक्स्ट लिखा है ना, तो आपको वही मीनिंग देना है जो लिखा है। जब तक एम्बिग्यूटी नहीं है, यू विल नॉट यूज द प्रियम्बल। तो वही दिया है, preamble does not override the plain provision of the act but if the wordings of the statute give rise to doubts as to its proper construction, for example where the words or phrases has more than one meaning, or a doubt arises as to which of the two meanings is intended, तो हमको समझ नहीं रहा कि ये माने या ये माने, तो ऐसे केस में preamble should be used, it can be and it should be used. So in the act, the preamble can and should be referred to in order to arrive at the proper construction. So आपको preamble use करना ही है। ठीक है, so कब करना है, लेकिन जब आपकी कोई ambiguities create हो रही है इन particular act। अगर plain text है तो आप preamble use नहीं करेंगे। ठीक है, in short, preamble of an act discloses the primary intention of the legislature but can only be brought in as an aid to construction if the language of the statute is not clear। तो कब यूज करोगे आप? ये इंटेंशन बताता है, but it can be used only be brought in as an aid to construction if the language of the statute is not clear। ठीक है, अगर क्लियर लैंग्वेज है, क्लियर टेक्स्ट है, तो आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ प्रीएम्बल। However, it cannot override the provisions of the enactment। ठीक है, तो जब तक एम्बिग्यूटी नहीं है तब तक के आप प्रीएम्बल यूज नहीं करते। एग्जांपल्स दिए हैं, प्रीएम्बल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, क्या बोला है? एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। सो इसीलिए अब जब आप प्रॉमिसरी नोट के बारे में पढ़ेंगे तो आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट वहां यूज कर सकते हैं। अब अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में आप पढ़ रहे हैं जो कि वैसे नेगोशिएबल है, जैसे कि समझो शेयर वारंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आप डिलीवर करके ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं, तो क्या उसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट लगाओगे आप? द आंसर इज नो, क्योंकि प्रीएम्बल क्या बोलता है, ये कानून बनाया गया है सिर्फ 3 चीजों के लिए। इट इज एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। तो इसीलिए जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पढ़ते हैं हम, मैं वहां स्पेसिफिकली बताता हूं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ 3 प्रकार के हो सकते हैं, एक या तो प्रॉमिसरी नोट, या तो बिल ऑफ एक्सचेंज, या तो चेक। इसके अलावा कोई और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हो ही नहीं सकते। ठीक है, एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। अगर आप कॉमन पैरेलेंस में बात करें, जनरल बात करें, तो आपको लगेगा सर एक शेयर वारंट भी तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको लगेगा वो भी तो डिलीवर करके आप ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर आपको लगेगा सर एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो यस, वैसे हैं, लेकिन उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट नहीं लगता। क्यों?
क्योंकि इसका प्रियम्बल स्पेसिफिकली बोलता है कि ये सिर्फ ये 3 चीजों को लगेगा, ठीक है। बाकी प्रकार के अगर कोई इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, भले ही दे आर नेगोशिएबल, भले ही दे आर ट्रांसफरेबल, बट उनको ये एक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट अप्लाइज ओनली टू प्रॉमिसरी नोट, चेक्स एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्यों? क्योंकि प्रियम्बल बोलता है, ठीक है। प्रियम्बल ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? इट इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। तो कंपनी से रिलेटेड जो कानून है उसको जोड़ना और उसको अमेंड करना। इट वॉज नॉट मेड टू रिमूव द ओल्ड एक्ट, वो रिमूव करने को नहीं था, वो उसको जोड़ने के लिए और उसको अमेंड करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो पुराने एक्ट को खत्म करने को नहीं बनाया था हमने, हमने पुराने एक्ट को जोड़ने के लिए बनाया था, ठीक है। जो बहुत बिखर चुका था, अलग अलग अमेंडमेंट्स हो गए थे और अलग अलग पार्ट्स में बिखर गया था, सो उनको जोड़ने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो सिंपल। सो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें एक बार फिर बता देता हूं, ये थोड़ा अलग है इसीलिए मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं। पहली चीज हमने देखी, इसमें डेफिनेशंस है और जनरल प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं। दूसरी चीज हमने देखे, ये क्यों काम आता है, क्या पर्पज है इसका, टू शॉर्टन द लैंग्वेज एंड टू डिफाइन द एक्सप्रेशन, यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सप्रेशन हो उसके लिए। फिर ये कहां तक लगता है, तो ये लगता है हर सेंट्रल एक्ट के साथ, जहां जहां आपका मेन एक्ट लगेगा जिसके साथ आप ये पढ़ रहे हैं, वहां वहां ये एक्ट भी ऑटोमेटिकली अप्लाई होने लगेगा। फिर प्रियम्बल के बारे में देखा, प्रियम्बल क्या बताता है, प्रियम्बल ऑब्जेक्ट, स्कोप, पर्पस ऑफ द स्टैट्यूट बताता है, कानून बनाने का मकसद क्या था। इससे आप इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर जज कर सकते हैं, क्या ये आप यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन या कंस्ट्रक्शन। द आंसर इज यस, पर जनरली यूज नहीं करेंगे। जनरल रूल ये है कि इफ देयर इज अ प्लेन टेक्स्ट, क्लियर टेक्स्ट, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, यू विल यूज दैट पर्टिकुलर पॉइंट ओनली। बट इफ देयर इज एनी एम्बिग्यूटी, एक जगह कुछ लिखा है दूसरी जगह कुछ और लिखा है, तो ऐसे केसेस में यू विल रीड द प्रियम्बल और प्रियम्बल रीड करते हुए इसका फिर मीनिंग निकालोगे कि ये सही है या वो सही है, ठीक है। तो ऐसा है, तो प्रियम्बल को आप तभी यूज करोगे व्हेन देयर इज एम्बिग्यूटी। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप पॉइंट वाइज लिखोगे इसको, इसका आंसर। पहला पॉइंट तो ये दिया ही है, पॉइंट वाइज मैंने जानबूझकर दिया हूं आपको ताकि आपको लिखने में आसान जाए। तो पहला पॉइंट दिया है, दूसरा पॉइंट दिया है अगेन, तीसरा पॉइंट प्रियम्बल ये यूज किया जा सकता है, चौथा पॉइंट कब यूज किया जा सकता है, जब प्लेन टेक्स्ट नहीं है। इट कैन नेवर ओवरराइड द प्लेन टेक्स्ट, इट कैन बी यूज्ड ओनली इफ देयर इज एम्बिग्यूटी, ठीक है। तो जनरली आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सो ऐसा है, तो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, बट पॉइंट वाइज लिखो, इट विल बी बेटर। तो आपको आ सकता है राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रियम्बल। सो वैसे बहुत कम मार्क्स फेच करते हैं ये जो दोनों छोटे छोटे एक्ट या स्टैट्यूट है, तो बहुत कम मार्क्स इसमें कवर होते हैं, पर फिर भी ये ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा है, सो प्रियम्बल फिर से एक बार रिवाइज होगा जब हम पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, उसमें फिर से प्रियम्बल आएगा, उसमें फिर से मैं यही चीज बताऊंगा और थोड़ा और डीप में एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसा है। दूसरी चीज, डेफिनेशंस। अब जो डेफिनेशंस की हम बात कर रहे हैं, सो हर कानून में डेफिनेशन लिखी होती है कुछ ना कुछ चीजों की। जैसे कंपनीज एक्ट में कंपनी को डिफाइन किया है, वैसे ही सिक्योरिटी डिफाइन किया है, सो ये डिफाइन किया गया है। अब ये डेफिनेशंस कब अप्लाई होती है, सो देखो, अगर कोई कानून में उनकी पर्टिकुलर डेफिनेशन दी गई है तो फिर वही डेफिनेशन अप्लाई होगी। जैसे समझो, अगर आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो, उसमें कंपनी डिफाइन किया है, तो वही चीज सिर्फ कंपनी रहेगी, ठीक है। अगर आप सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें सिक्योरिटी डिफाइन किया है, तो वही चीज को आप सिक्योरिटी मानेंगे जो उसमें डिफाइन किया है, जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। जनरल रूल क्या रहेगा, अगर आपको मैं जनरल सिक्योरिटी वर्ड बोलता हूं, तो इसका मीनिंग क्या निकल के आता है, तो जनरल सिक्योरिटी का मतलब आता है कि सेफ्टी होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं जनरली सिक्योरिटी, कि मुझे सिक्योर महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे विमेन एम्पावरमेंट का मैं अगर कोई लॉ बोल रहा हूं, तो उसमें सिक्योरिटी का मीनिंग अलग रहेगा। लेकिन अगर मैं कंपनीज एक्ट की बात कर रहा हूं, तो सिक्योरिटी का मीनिंग अलग होगा। तो ये जो डेफिनेशंस हैं, हर जगह अलग अलग होती हैं। तो उस पर्टिकुलर कानून में अगर कोई डेफिनेशन दी है, तो आप वही डेफिनेशन यूज करोगे, और अगर उसमें नहीं दी है तो आप फिर ये कानून यूज कर सकते हैं। जनरली जो डेफिनेशंस दी जाती है सेक्शन नंबर 2 में डिफाइन की जाती है। जैसे कंपनीज एक्ट में भी आप देखेंगे सेक्शन नंबर 2 है,
सेक्शन नंबर 2 में डिफाइन की गई है। बहुत सारी डेफिनेशंस है उसमें, 2.1 होगी एवरेज प्रोस्पेक्टस, 2.2, 2.3 ऐसा करके बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। ये सब जो डेफिनेशंस दी गई हैं, ये डेफिनेशंस क्या हैं? तो ये एक लिस्ट है, लिस्ट दी गई है आपको। तो एक डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन ऐसे करके लाइन से दी गई है। और इसीलिए यहाँ पे जो अंदर लिखा है इसको हम क्या बोलते हैं? आपको पता है, इसको हम बोलेंगे क्लॉज। तो ये क्या है? क्लॉजेस हैं, ये सब सेक्शन नहीं है, ठीक है। सो जनरली सेक्शन 2 में डेफिनेशन होती है, पर जरूरी नहीं सिर्फ सेक्शन 2 में रहे, कुछ कानूनों में इवन बाद में भी डेफिनेशंस आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। सो बहुत सारे ऐसे कानून है जिसमें सेक्शन 3 में भी डेफिनेशन हो सकती है, ठीक है। तो जैसे प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया है, सो सेक्शन 2 में नहीं है, सो सेक्शन 3 वगैरह में भी डेफिनेशंस मिलती हैं आपको, और भी कोई सेक्शंस में मिलती हैं। जनरली सेक्शन 2 डिफाइन करती हैं, ठीक है, पर हर एक्ट में सेक्शन 2 में रहे जरूरी नहीं। फिर जैसे ये मैंने बताया क्लॉज है, वैसे ही अगर मैं सेक्शन 3(1) की बात कर रहा हूं कंपनीज एक्ट की, तो ये क्या है? ये सब सेक्शन है, ये आपको पता है क्यों? क्योंकि जो सब सेक्शंस होते हैं ये सब रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ 3(1) होगा, 3(2) होगा, ये सब रिलेटेड है, ये सब फॉर्मेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट में सेक्शन 3(1), 3(2) सब फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, तो ये सब सेक्शन है, ठीक है। बट सेक्शन 2 में जो दिया है वो क्लॉजेस है, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट में आप सेक्शन 10 पढ़ते हैं। सेक्शन 10 क्या है? ये सेक्शन 10 एक लिस्ट ऑफ एग्जाम्पशंस बताता है। सो ये क्या है? ये क्लॉजेस है, उसमें जो अंदर 1, 2, 3, 4 लिखा है ना, ये सब सेक्शन नहीं है, तो ये क्लॉजेस कहलाते हैं, क्योंकि लिस्ट है, उसमें एक दूसरे का किसी से रिलेवेंस नहीं होता। जैसे उसमें क्लॉज 1 कुछ बताएगा, क्लॉज 2 कुछ और बताएगा, एक दूसरे का कोई रिलेशन नहीं। एक एग्रीकल्चरल इनकम को एग्जेम्प्ट करेगा, एक माइनर की इनकम को एग्जेम्प्ट करेगा। तो माइनर की इनकम एग्जेम्प्ट करेंगे, बट वो भी क्लब होती है, 1,500 रुपए तक के एग्जेम्पशन वगैरह, तो ये सब लिखा होगा। सो एक का दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होता। पर जब आप सेक्शन 3 पढ़ रहे हैं तो ये सब एक से दूसरे रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। सो डेफिनेशंस, डेफिनेशंस के ऊपर अब हमको चर्चा करना है, कैसी डेफिनेशंस दी गई होती है। तो जनरली कानून में सेक्शन 2 में आपको डेफिनेशंस दिखेगी, ठीक है। सो एवरी एक्ट कंटेन्स डेफिनेशन पार्ट फॉर द पर्पज ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट। ये डेफिनेशन सिर्फ उस कानून में लगेगी, ठीक है। एंड दैट डेफिनेशन पार्ट आर usually mentioned in section 2 of the act, but in some other acts it can also be mentioned in section 3 or in any initial sections. So और कोई initial sections में भी दिख सकती है। Hence definitions are defined in the act itself. However, if there may be words which are not defined in the definition of the act, meaning of such words may be taken from the general clauses act. ठीक है। सो अगर उसमें कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन है तो वही यूज करोगे, अगर उस पर्टिकुलर एक्ट में वो डिफाइन नहीं किया है तो यू विल यूज द डेफिनेशन मेंशन्ड इन जनरल क्लॉजेस एक्ट, ठीक है। सो ऐसा है। फिर वर्ड्स आर डिफाइंड इन द रिस्पेक्टिव एक्ट्स। समटाइम्स डेफिनेशंस आर रेफर्ड इन अनदर स्टैट्यूट। कई बार ऐसा होता है डेफिनेशन डिफाइन नहीं की है बट रेफर कर दिया है। जैसे आप सिक्योरिटी वर्ड देखोगे ना, कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं किया है, कंपनीज एक्ट में ये रेफर कर दिया है, बोल दिया है कि सिक्योरिटी का मीनिंग वही है जो आप सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में पढ़ते हैं। सो यहाँ पे रेफर कर दिया है कि वो एक्ट में जो डेफिनेशन है वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो ऐसा है। सो वर्ड्स आर डिफाइंड इन द रिस्पेक्टिव एक्ट्स बट समटाइम्स definitions are referred in another statute. If words are not defined in respective acts, अगर नहीं डिफाइन किया है तो such words are to be taken from general clauses act. एग्जाम्पल दिया है, the word company used in companies act is defined in section 2 clause 20 of the respective act. So आपके लिए कंपनी मीन्स सिर्फ वही रहेगी। फिर कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। फिर आपके लिए कंपनी में और कोई चीज नहीं आएगी, सिर्फ वही आएगी, फॉरेन कंपनी नहीं आएगी। वहीं आप इनकम टैक्स एक्ट में देखोगे वहां अलग डेफिनेशन है। और एग्जांपल ले सकते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड यहाँ पे अलग डेफिनेशन है कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट देखोगे वहां अलग डेफिनेशन है, ठीक है। सो डेफिनेशन हर एक्ट में अलग हो सकती है और वो एक्ट की डेफिनेशन वहां पे अप्लाई होगी। फिर कभी कभी जैसे मैंने बताया रेफर कर दिया जाता है, जैसे कि वर्ड सिक्योरिटी यूज्ड इन द कंपनीज एक्ट,
is not defined in the respective act. It has been defined in section 2H of the Securities Contract Regulation Act. This word is equivalent applicable. This word is equivalent applicable to the Companies Act 2013. Similarly, the word digital signature, डिजिटल सिग्नेचर ये भी यूज किया जाता है कई जगह कंपनीज एक्ट में, पर डिफाइन कहाँ किया है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में। सो आईटी एक्ट है, वो आप पढ़ेंगे, ठीक है। सो ईआईएस का जो आपका टॉपिक है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। सो डिजिटल सिग्नेचर यूज्ड इन द कंपनीज एक्ट शैल बी कॉन्स्टिट्यूट एज पर द सेक्शन 21P ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है। अब एफिडेविट वर्ड कहीं डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। तो तीनों एग्जांपल हो गए। पहला कंपनी, कंपनी को स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया है, सो वो डेफिनेशन। दूसरा सिक्योरिटी, डिफाइन नहीं किया है बट रेफर किया है, सो वो डेफिनेशन। तीसरा डिफाइन भी नहीं किया, रेफर भी नहीं किया, तो ऐसे केसेस में आप जनरल क्लॉजेस एक्ट लगाओगे, जैसे कि एफिडेविट। एफिडेविट वर्ड दिखता जरूर है आपको कंपनीज एक्ट में, बट इट हैज नॉट बीन डिफाइंड। सो वहां पे एफिडेविट डिफाइन नहीं किया है, तो यू कैन यूज द डेफिनेशन मेंशन्ड इन द जनरल क्लॉजेस एक्ट। तो वही दिया है, द वर्ड एफिडेविट यूज्ड इन सेक्शन 7 ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इन द कंपनीज एक्ट shall derive its meaning from the word affidavit as defined in general clauses act, ठीक है। तो वहां पे जो भी डेफिनेशन दी है, सॉरी वर्ड यूज किया है, वो अगर वहां नहीं डिफाइन किया तो यू कैन यूज द जनरल क्लॉजेस एक्ट, ठीक है। क्लॉज 95 ऑफ सेक्शन 2 बताता है, सेक्शन 295, ठीक है। सो 295 ये बताता है कंपनीज एक्ट का कि अगर कोई ऐसी डेफिनेशन है जो कंपनीज एक्ट में नहीं डिफाइन की गई, बट वो कोई और एक्ट में, लाइक सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में डिफाइन की गई है, या सेबी के एक्ट में डिफाइन की गई है, तो वो डेफिनेशन आप वहां से लेके आएंगे। सो वो लिखा है, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड एंड नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट, यानी कंपनीज एक्ट, बट डिफाइंड इन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट और डिपॉजिटरीज एक्ट shall have the meaning respectively assigned to them in those acts, ठीक है। तो रेफर कर दिया है कि ऐसे वर्ड्स जो आपको कंपनीज एक्ट में दिख रहे हैं बट यहां डिफाइन नहीं किए, पर वो सेबी के एक्ट में, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में या डिपॉजिटरी एक्ट में कहीं डिफाइन किए हैं, तो वहां से आप उसका मीनिंग लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा है। अब डेफिनेशन कैसी कैसी होती है? डेफिनेशन अलग अलग टाइप की हो सकती हैं, जैसे कि कुछ डेफिनेशंस में आप देखते हैं लिखा होता है मीन्स, जैसे प्रमोटर मीन्स लिखा है, प्रमोटर मीन्स ये व्यक्ति, वो प्रमोटर हो गया, ठीक है। जैसे कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, ठीक है। तो ऐसा है। वैसे ही इंक्लूड्स, कई बार इंक्लूड्स लिखा होता है, इंक्लूड, तो अगर इंक्लूड लिखा है तो ऐसे केस में आप सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखो दोनों में फर्क है। जब आप मीन्स लिख रहे हो ना, मीन्स का मतलब है इट इज एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। एग्जॉस्टिव का क्या मतलब है? खत्म हो जाएगी वो, बोल दिया प्रमोटर मीन्स ये व्यक्ति, बस इतने ही लोग प्रमोटर है, इसके बाहर नहीं जाएगी वो डेफिनेशन, एग्जॉस्ट हो गई, वो खत्म हो गई, ठीक है। उतनी ही चीजें उसमें कवर होगी। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, बात खत्म, इतनी ही रहेगी। पर कई बार इंक्लूड्स लिखा होता है, जब इंक्लूड्स वर्ड लिखा है तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव, extensive definition. It will extend to any other similar thing. Like आप पढ़ते हैं जीएसटी में, जीएसटी आप पढ़ोगे उसमें आप देखोगे सप्लाई इंक्लूड्स, उसमें बताया है सप्लाई इंक्लूड्स, इंक्लूड्स में फिर बोल दिया है उसमें सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज, बार्टर, ये सब, लीज, ये क्या है? ये इंक्लूड्स बोला है, दैट मीन्स ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। और भी चीजें आ सकती हैं, इट इंक्लूड्स दीज थिंग्स, बट इसके अलावा और भी चीजें आ सकती हैं। सो इंक्लूड्स जब वर्ड यूज किया, इट इज एन एक्सटेंसिव डेफिनेशन, ये एक्सटेंड होगी टू एनी अदर सिमिलर थिंग, ठीक है। सो ऐसा है। सो ये अलग अलग प्रकार की डेफिनेशन होती हैं, देखते हैं हम। सो ये भी पॉइंट फिर से पढ़ेंगे हम, मीन्स एंड इंक्लूड्स,
इसके अलावा कभी शैल वर्ड होता है, कभी मे वर्ड होता है। सो ये वर्ड्स का क्या मीनिंग है, ये भी फिर से पढ़ेंगे हम जब हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पे ये फिर से आने वाला है। सो सम डेफिनेशंस यूज द वर्ड मीन्स। सच डेफिनेशंस आर एग्जॉस्टिव डेफिनेशंस। एग्जॉस्टिव मीन्स खत्म हो गई, एग्जॉस्ट हो जाना यानी खत्म हो जाना। एंड एग्जैक्टली डिफाइंड द टर्म, जैसे कि कंपनी। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। बस एग्जॉस्ट हो गई। फिर डायरेक्टर। डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ द कंपनी और टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी, ठीक है। सो डायरेक्टर मीन्स जो बोर्ड में अपॉइंट किया गया वो डायरेक्टर। फिर वहीं कुछ डेफिनेशंस होती हैं जो इंक्लूड वर्ड यूज करते हैं। सच डेफिनेशंस डू नॉट डिफाइन द वर्ड, ये डिफाइन नहीं कर रहे, बट ये एक लिस्ट दे दे रहे हैं, एक एग्जांपल दे दे रहे हैं। सो सच डेफिनेशंस डू नॉट डिफाइन द वर्ड बट आर इंक्लूसिव इन नेचर। इंक्लूसिव भी बोलते हैं आप इसको, एक्सटेंसिव भी बोलते हैं। एक्सटेंसिव यानी एक्सटेंड होगी, ठीक है, और आप इसको इंक्लूसिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंसिव भी बोलेंगे हम और इंक्लूसिव भी बोल सकते हैं। तो दिया है where the word is defined to include such and such, the definition is prima facie extensive, ठीक है। तो इसको एक्सटेंसिव भी बोलते हैं, इंक्लूसिव भी बोलते हैं। एक्सटेंसिव मीन्स इट विल एक्सटेंड, और भी जो चीजें हैं वो भी इसमें कवर हो सकती हैं। द वर्ड इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द मीनिंग असाइन टू इट बट इट हैज एक्सटेंसिव मीनिंग, इट विल एक्सटेंड, which also includes the meaning assigned to it in the definition section. एग्जाम्पल दिया है डिबेंचर। डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स। सो डिबेंचर इंक्लूड्स, यहां पे वर्ड क्या है, डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट जो एविडेंस ऑफ डेट है। तो एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग अ डेट, whether constituting a charge on the assets of the company or not, ठीक है। So debenture includes debenture stock, bonds or any other security. So ये एग्जॉस्ट नहीं हुई, और भी सिक्योरिटीज डिबेंचर में कवर हो सकती हैं, ठीक है। तो ऐसा है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंक्लूसिव नेचर, ठीक है। वैसे ही बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। सो बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, फॉरेन कंपनी। तो बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वाइडर वर्ड, लेकिन क्या यही बॉडी कॉर्पोरेट है, नहीं, ये तो आएगी, इसके अलावा एलएलपी भी आ सकती है। एलएलपी इज आल्सो बॉडी कॉर्पोरेट। सो इंक्लूड्स वर्ड है ना, दैट मीन्स इट कैन एक्सटेंड। अगर मीन्स बोल दिया तो सिर्फ उतनी ही रहेगी, लेकिन इंक्लूड्स बोला है दैट मीन्स इट इज एन एक्सटेंसिव डेफिनेशन, इट इज इंक्लूसिव, इट विल इंक्लूड दोज थिंग्स एंड इट विल एक्सटेंड फर्दर, ठीक है। तो ऐसा है। सो आपको आ सकते हैं इसके ऊपर भी क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। हाँ, फिर the above definition of body corporate does not define the term body corporate but just states that company incorporated outside India will also cover will be also covered under the definition of body corporate apart from other entities which are body corporates like LLPs. वैसे ही CGST एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज 92 डिफाइन करता है सप्लाई वर्ड को। सप्लाई इंक्लूड्स, सो आपने ध्यान से पढ़ा होगा, सो सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज, ठीक है। सो हर प्रकार की सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज सच एज, अब ये क्या है, सच एज, सो इंक्लूड्स बोला है, दैट मीन्स एक्सटेंसिव डेफिनेशन है, इसके अलावा भी चीजें आ सकती हैं, सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन। सो ये जो इतनी सारी चीजें दी गई हैं, ये क्या है, ये एग्जाम्पल के रूप से दी गई है आपको, ठीक है, सब एग्जाम्पल है। सो इसमें क्या क्या आ सकता है सप्लाई में, सो सप्लाई में बार्टर भी आ सकता है। बार्टर यानी जब मैंने चीज दिया और चीज लिया, बार्टर है। अब एक्सचेंज को अलग से लिया है इसमें, क्योंकि इन लोग सप्लाई में सर्विसेज का एक्सचेंज भी कवर करना चाहते थे। बार्टर बोले यानी सिर्फ गुड्स का एक्सचेंज बार्टर में कवर होता है,
सर्विसेज का एक्सचेंज जो है वो बार्टर नहीं कहलाता। बार्टर कब होता है? जब मैंने आपको ये मोबाइल दिया और आपसे लैपटॉप ले लिया, तो ये हो गया बार्टर। लेकिन समझो मेरा एक क्लाइंट है, वो बार्बर है, अब मैं उसके यहाँ जाके हेयर कट करवा के आता हूँ, वो मुझसे पैसे नहीं लेता, वो मेरे यहाँ आता है, मैं उसका रिटर्न फाइल कर देता हूँ, मैं उससे पैसे नहीं लेता। ये क्या है? एक्सचेंज है, ये बार्टर नहीं है, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, ये भी कवर होगा। ठीक है, सो इंक्लूड्स वर्ड है, दैट मीन्स ये सब चीजें इसमें कवर हो सकती हैं। ठीक है, तो ऐसा है। So it includes all forms of supply of goods and or services such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal made or agreed to be made for consideration by a person in the course or furtherance of business. ठीक है, तो ऐसा है। हाँ, we may also find a word being defined as means and includes. अगर ऐसा लिखा है तो क्या करेंगे अपन? means and includes. अगर डिफिनेशन में लिख दिया है कि दिस मीन्स दिस एंड इंक्लूड्स दिस, तो एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्ट हो रही है, ध्यान से सुनो, इसका मतलब है ये और ये भी इंक्लूड होगा, दैट मीन्स एग्जॉस्ट हो गई। ठीक है, सो मीन्स एंड इंक्लूड्स अगर लिखा है ना, दैट मीन्स अगेन इट इज एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। ठीक है, सो कभी कभी दोनों चीज लिखी होती है, मीन्स एंड इंक्लूड्स, तो ऐसे केस में इट विल अगेन बी एग्जॉस्टिव। जैसे shares defined under the Companies Act section 2 clause 84, share means a share in the share capital of the company and includes stock। खत्म हो गई, एग्जॉस्टिव। ठीक है, तो ऐसा है। ऑन द अदर हैंड कभी कभी ऐसा लिखा होता है अप्लाई टू एंड इंक्लूड, इसको अप्लाई होगा और ये भी इसमें आएगा, सो इसका मतलब है इट इज अगेन एक्सटेंसिव, और भी चीजों को अप्लाई हो सकता है। ठीक है, सो कभी कभी टू अप्लाई टू एंड इंक्लूड ऐसा वर्ड लिखा होता है, दैट मीन्स अगेन इट इज एन एक्सटेंसिव डेफिनेशन, इट विल एक्सटेंड फर्दर। ठीक है, तो ऐसा है। दूसरी चीज, डेफिनेशन का दूसरा प्रकार, शैल एंड मे। अब शैल और मे से आपको क्या समझता है? जब हम शैल वर्ड यूज करते हैं, सो एक कंपलसरी फोर्स है, सिंपल इंग्लिश से भी आप समझ सकते हैं, शैल मीन्स कंपल्शन है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी, कंपल्सरी। फिर वहीं अगर आप मे वर्ड पढ़ते हैं तो मे एक मंथ होता है जो अभी चालू है। सो मे मे मीन्स डिस्क्रिशन है, मे कंपल्शन नहीं है, मे क्या है? डिस्क्रिशन। ठीक है, इट इज नॉट मैंडेटरी, रिकमेंड किया, आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज नॉट मैंडेटरी। सो शैल बोला है ना कंपल्सरी, मे बोला है ना इट इज नॉट कंपल्सरी। देखते हैं, द वर्ड शैल इज यूज टू रेज प्रिजम्पशन ऑफ समथिंग विच इज मैंडेटरी, तो मैंडेटरी है ना कंपल्सरी, और इंपेरेटिव, इंपेरेटिव है ना बहुत जरूरी, इंपॉर्टेंट होना ही चाहिए। while the word may is used to connote something which is not mandatory, तो यहां तक तो सिंपल है, बट इज ओनली डायरेक्टरी, सो डायरेक्टरी है, वो डायरेक्टरी है मीन्स उसमें फोन नंबर होंगे। नहीं वो नहीं, वो डायरेक्टरी अलग होती है, टेलीफोन डायरेक्टरी। सो डायरेक्टरी है ना, डायरेक्शन दिया है कि आप ये कर सकते हैं। ठीक है, इट इज ओनली अलाउड, आप चाहें तो कर सकते हैं, मे वर्ड जब यूज किया दैट मीन्स इट इज अलाउड। और एनेबलिंग, एनेबलिंग है ना वही, यू आर एनेबल्ड, आप ये कर सकते हैं। Hence, while interpreting any provision of law, the word shall and may have to be given utmost important. बहुत important होते हैं, तो utmost importance to understand what is mandatory and what is optional or directory under the law. So हमको ये देखना बहुत जरूरी है। So generally क्या होता है, may वर्ड लिखा होता है, तो may का मतलब हम मानते हैं कि इट इज नॉट कंपल्सरी, ये किया जा सकता है। ठीक है, और अगर शैल वर्ड लिखा है दैट मीन्स आपको ये करना ही है, कंपलसरी है। लेकिन कभी कभी अपोजिट हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है मैं आपको मे बोल रहा हूं लेकिन उसका मतलब होगा कि नहीं आपको ये करना ही है, हो सकता है ऐसा। जैसे समझो मेरा कोई फ्रेंड आया है, मैं क्लास के थोड़ी देर बाहर जा रहा हूं, मैं बोला वो मेरा फ्रेंड आया 10 मिनट में आता हूं, तब तक के यू मे स्टडी। अब यू मे स्टडी इसका क्या मतलब है? मीन्स आपको पढ़ना ही चाहिए,
यू मे स्टडी यानी आप पढ़ लो उतने देर, मैं 10 मिनट में आता हूं बाहर जाके, आप तब तक के पढ़ाई करो। सो भले ही मैं मे वर्ड यूज कर रहा हूं, बट इसका मतलब है इट इज कंपल्सरी। ठीक है। सो कभी कभी ऐसा होगा कि मे वर्ड यूज किया है बट देयर इज अ कंपल्शन, कभी कभी अपोजिट होगा, कभी कभी शैल वर्ड लिखा होगा बट इट इज ओनली डायरेक्टरी। सो ऐसा भी हो सकता है। सो ऐसे और भी एग्जांपल्स हम देखेंगे अगले चैप्टर में अगेन। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो एक्ट है इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम फिर से देखने वाले हैं जब हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ेंगे। ठीक है। तो सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या लिखा है? सेक्शन 3 में फॉर्मेशन ऑफ कंपनी से डील करता है। सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट डील्स विद फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। उसमें लिखा है अ कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस। सो अ कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय, कितने लोग, वो आगे लिखा हुआ है पूरा कि बाय 2 persons if it is to be formed as a private company, by 7 person if it is to be formed as public company, by 1 person if to be formed as OPC, by subscribing their names to the memorandum of association. So and following the other rules as prescribed in the law. So ये लिखा हुआ है। So simple, हमको उतना पूरा ध्यान रखने की जरूरत नहीं। क्या बोला है उसमें? कंपनी मे बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पजेस। अब देखो यहां लिखा है मे बी फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस, इसका ये मतलब है क्या कि इलीगल के लिए भी बना सकते हैं? मे लिखा है तो नहीं, भले ही मे वर्ड लिखा है बट ये कंपलसरी है, आपको लॉफुल पर्पस के लिए ही बनाना है कंपनी, आप इलीगल पर्पस के लिए नहीं बना सकते। सो कंपनी मे बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस, दैट मीन्स इट शैल बी फॉर्म्ड ओनली फॉर लॉफुल पर्पस। आप ये नहीं बोल सकते आपने स्मगलिंग करने के लिए कंपनी बना लिया और बोल दिया अरे वहां लिखा है ना मे बी फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस, तो मे नॉट बी फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस। तो ऐसा नहीं कर सकते। तो भले ही द वर्ड यूज्ड इज मे, बट ये कंपल्शन डिनोट करता है यहाँ पे। तो दिया है हियर द वर्ड यूज्ड मे शैल बी रेड एज शैल। सो मे शैल बी रेड एज शैल। सो मे को आपको शैल पढ़ना है। यूसेज ऑफ वर्ड मे हियर मेक्स इट मैंडेटरी फॉर द कंपनी फॉर द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 3 फॉर इट्स फॉर्मेशन। सो आपको सेक्शन 3 फॉलो करना ही है। आपको लॉफुल पर्पस भी होना, अगर आप प्राइवेट बना रहे तो 2 जन भी होना, पब्लिक बना रहे तो 7 लोग होना, आपको पूरा कंपनी लॉ का कंप्लायंस होना, तो ये सब चीजें होना ही है। भले ही द वर्ड यूज्ड इज मे, बट वो आपको शैल पढ़ना है वहां पे। ठीक है। तो ऐसा है। वैसे सेक्शन 21 ऑफ द कंपनीज एक्ट 21 क्या डिफाइन करता है? 21 बताता है साइनिंग कैसे की जाती है, साइनिंग के ऊपर बात करते हैं। सो प्रोवाइड्स दैट डॉक्यूमेंट्स प्रोसीडिंग्स रिक्वायरिंग ऑथेंटिकेशन और द कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी मे बी साइंड बाय एनी की मैनेजरियल पर्सन और ऑफिसर ऑफ द कंपनी। सो यहां भी मे बी साइंड बाय है, तो मे का मतलब ये लोग साइन करेंगे, ये कंपलसरी है। सो मे भले लिखा है बट अगेन यहां मे का वर्ड मतलब है कंपल्शन, कि इनके द्वारा ही साइन किया गया होना चाहिए, आइदर बाय मैनेजरियल पर्सन, की मैनेजरियल पर्सन और बाय द ऑफिसर ऑफ द कंपनी ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड इन दिस बिहाफ। ठीक है। तो ऐसा है। फिर आगे दिया है वी विल डिस्कस इट इन मोर डिटेल इन चैप्टर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। वहां और भी डीप में जाएंगे हम इसमें। अभी तो मैंने इतनी बात बताया, और भी कुछ हो सकता है क्या? यस, ऐसा भी हो सकता है एक ही सेंटेंस में मे भी लिखा है शैल भी लिखा है, फिर आप क्या यूज करोगे? सो और डीप में जाएंगे हम जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें और डीप में जाने वाले हम। ठीक है। कब कब हमने शैल लिखा है बट वहां पे मे है, ये हम और डीप में पढ़ेंगे। ठीक है। विद एग्जांपल्स हम ये अगले चैप्टर में फिर से देखेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे इतना काफी है, आगे हम और इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक दो क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन है सर कंपनी में बी फॉर्म मींस कंपनी में और मे नॉट बी फॉर्म, वी कैन से। हाँ, वैसा भी इंटरप्रिटेशन आप ले सकते हैं। दूसरा है अगर ऐसे जगह फिर अमेंडमेंट क्यों नहीं करते? तो अमेंडमेंट क्यों नहीं करते, तो वो गलती नहीं बोल सकते आप उसको, तो वो एक प्रकार से राइटिंग की टेक्निक है वो, तो उस प्रकार से लिखा जाता है कई बार। ठीक है। सो कल चलकर करना चाहें तो कर सकते हैं।
तो वैसे वो उसको हम पढ़ेंगे तो शैल ही, ठीक है। तो आप कंपनी बनाना चाहते हैं तो फिर आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, या तो मत बनाओ, सिंपल, ठीक है। सो मे बी फॉर्म्ड का मतलब ये नहीं है कि आप किसी और चीज के लिए भी बना सकते हैं, इलीगल चीज के लिए, या इससे कम लोगों से भी बना सकते हैं, या ये कानून फॉलो नहीं करके भी बना सकते हैं, ऐसा मतलब नहीं है। तो इसीलिए वहां पे शैल पढ़ते हैं हम उसको, ठीक है, तो ऐसा है। तो वैसे और डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको, तो जैसा कि यहाँ लिखा ही है कि वी विल डिस्कस इट इन मोर डिटेल इन द चैप्टर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। शॉर्ट टाइटल, प्रिलिमिनरी सेक्शन, सेक्शन नंबर 1। कोई भी एक्ट में पहले प्रिलिमिनरी सेक्शंस होते हैं, यहां भी जनरल क्लॉजेस एक्ट में दिया हुआ है। प्रिलिमिनरी सेक्शंस क्या बताते हैं? ये इंट्रोडक्शन होते हैं। जैसे कंपनीज एक्ट में प्रिलिमिनरी सेक्शन क्या बताते हैं? वो पहले तो ये बताएंगे कि मैं कौन हूं, मैं कहां कहां लगता हूं। जैसे कंपनीज एक्ट का इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है? उसमें लिखा है दिस एक्ट विल बी कॉल्ड एज द कंपनीज एक्ट 2013, फिर इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया। सो इस प्रकार से चीजें लिखी हुई हैं। सो यहां पे भी ऐसे ही लिखा रहेगा। शॉर्ट टाइटल, ये जो ऊपर लिखा है ना, दिस एक्ट विल बी कॉल्ड एज द कंपनीज एक्ट 2013, ये जो लिखा है इसको ही हम बोलते हैं शॉर्ट टाइटल। सो ये उसका नाम है, कंपनीज एक्ट। सो आप जब भी इंट्रोडक्शन देते हैं तो सबसे पहले नाम बताते हैं। वैसे ही प्रिलिमिनरी सेक्शन में पहला जो होता है सेक्शन 1, उसमें सबसे पहली लाइन जो होती है वो नाम बताती है, सेक्शन 1 सबसेक्शन 1, ठीक है। सो 1 यहां पे भी डिफाइन करता है, यहां पे भी बताता है नाम। दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, ठीक है। सो जनरल क्लॉजेस एक्ट इसको हम बोलेंगे, ठीक है। प्रिलिमिनरी is the introductory part of any law which generally contains short title। short title यानी आप सीधा सीधा नाम मान सकते हैं। एक लॉन्ग टाइटल भी होता है। लॉन्ग टाइटल क्या होता है? अगेन अगले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। सो लॉन्ग टाइटल भी एक चीज होती है। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, एक्सटेंट यानी कहां तक लगता है, जैसे पूरे भारतवर्ष में एक प्रकार से लागू होगा। कमेंसमेंट, कब से ये चालू होगा, ये भी लिखा होता है। एप्लीकेशन, किस किस को अप्लाई होगा, कौन कौन से चीजों को अप्लाई होगा। जैसे कंपनीज एक्ट में दिया, इट विल अप्लाई टू कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट वगैरह वगैरह, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, वो। द जनरल क्लॉसेस एक्ट कंटेन्स ओनली शॉर्ट टाइटल। सो इसके प्रिलिमिनरी में सिर्फ शॉर्ट टाइटल है और कुछ नहीं दिया है इसने प्रिलिमिनरी में, ठीक है। तो ऐसा है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, इसको समझे बिना जनरल क्लॉजेस एक्ट समझना इम्पॉसिबल है, ठीक है। सो ये नहीं समझता है लोगों को, इसीलिए लोगों को जनरल क्लॉजेस एक्ट डिफिकल्ट लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, आपको लिखना नहीं है, रटते मत बैठना इसको। ये मैं आपको जनरल नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूं, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी। आप मॉड्यूल उठा लो, कोई भी बुक उठा लो, किसी भी ऑथर की, कहीं नहीं मिलेगा। ये सिर्फ अपने बुक में आपको देखने को मिलेगा। और ये समझे बिना जनरल क्लॉजेस एक्ट समझना इम्पॉसिबल है, ठीक है। मैं डिफिकल्ट भी नहीं बोल रहा, इम्पॉसिबल है, समझेगा ही नहीं। अगर ये नहीं समझा तो आगे एक्ट ही नहीं समझेगा, ठीक है। सो समझो पहले क्या बोल रहा है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेरिटरीज इन इंडिया, ये एक्ट बनाया कब गया है? 1897। किसके जमाने में? ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के टाइम बनाया गया। इसके बाद थोड़े बहुत अमेंडमेंट वगैरह करते गए अपन, पर अल्टीमेटली बना कब है? उस जमाने में। और इसीलिए इसमें उस जमाने की बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। तो आपको जब भी कोई कानून पढ़ना पड़ता है ना, उस जमाने में जाके पढ़ना चाहिए जिस जमाने में वो बनाया गया था। और इसीलिए अब हम जा रहे हैं उस जमाने में, क्या हुआ करता था उस टाइम। स्टेट्स कब बने थे? अपने यहाँ जो भारत में स्टेट्स बने वो कब बने थे पता है आपको? आजाद कब हुए हम? 1947। 1947 में आजाद हुए। इसके पहले प्रेसिडेंट हुआ करता था क्या अपने यहाँ पे? तो नहीं। प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है ये कब आई? ये हुई कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आई है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रहे हैं हम अब, ध्यान दो। कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? सो आजाद हुए 1947, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन कब बना आपका? 1950 में।
अब 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, तब ये सब पोस्ट आई। कौन सी? प्रेसिडेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। फिर जो आप ये पढ़ते हैं डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी कब पता लगी हमको? 1950 में। यहां से 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी चालू हुई। यहां से आपने देखा 3 पिलर, पता है आपको? 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी याद है आपको? पढ़ा था बचपन में, देखा था सिविक्स में कहीं तो भी। 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, कानून बनाने वाले, याद आ रहा है कि नहीं? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट यहां से बना 1950, ठीक है। इसके पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट वगैरह था, बट पार्लियामेंट, फिर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो, इसके अलावा कोर्ट। तो ये जो जुडिशरी है, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड कोर्ट, जुडिशरी। सो पार्लियामेंट कानून बनाने का काम करता है, गवर्नमेंट कानून अप्लाई करती है, और कोर्ट कानून को इंटरप्रेट करने का काम करता है, ठीक है। ये 3 चीजें। अब देखो 1950 के बाद कानून कैसे बनते हैं, याद करो। मैंने आपको कई बार बताया हूं, चीख चीख के बताया हूं, सर पीट पीट के बताया हूं। एक्चुअल में नहीं पीटा था सर, बट एग्जाम्पल बोल रहा हूं, बोलने का तरीका है। सो मैंने आपको सर पीट पीट के बताया हूं कानून कैसे बनते हैं। तो पहले उसको लोकसभा राज्यसभा में पास करते हैं, प्रेसिडेंट असेंट देती है, प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है, उसके बाद जाके बनता है कानून। तो ये तो बात हो गई इसके बाद की। 1950 के बाद ऐसे कानून बनते, पहले क्या कानून नहीं बनते थे? बनते थे। ये जो कानून पढ़ रहे हैं आप, कब का है? बाबा आदम के जमाने का है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बाबा आदम के जमाने का है। तो इसके पहले कैसे कानून बनते थे? 1947 के पहले, उस टाइम गवर्नर जनरल इन काउंसिल हुआ करते थे, प्रेसिडेंट नहीं होते थे। प्रेसिडेंट तो यहां पे आए, उसके पहले गवर्नर जनरल होते थे, ठीक है। सो गवर्नर जनरल इन काउंसिल आप मान सकते हैं, वैसे ही जैसे प्रेसिडेंट होते हैं वैसे ही गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है। अब क्या है, इसके पहले जो कानून बनते थे ना, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत बनाए जाते थे। अब उस टाइम पे स्टेट्स अलग हुआ करते थे। उस टाइम स्टेट्स कैसे थे? ब्रिटिश लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने भारत को 4 प्रकार से डिवाइड किया था। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट्स, ऐसे 4 प्रकार से डिवाइड किया था। ये जो बाकी सब बना है ना, महाराष्ट्र वगैरह, ये सब तो बाद में बना है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के होने के बाद बना है। बहुत सारे रीऑर्गेनाइजेशन तो 1965 वगैरह में हुए। फिर अभी भी आप देखते हैं, अभी भी कुछ कुछ हो रहा है। झारखंड बना है, फिर उत्तराखंड हो गया, फिर आपका कौन सा ये बना अभी रिसेंटली, तेलंगाना बना है। तो ये सब तो अभी अभी की हुई है चीजें। सो अभी भी हो रहे हैं स्टेट्स वगैरह। लेकिन अल्टीमेटली पहले क्या होता था? पहले ऐसे स्टेट्स नहीं होते थे, महाराष्ट्र वगैरह। ये तो 1950 वगैरह के बाद में हुए। इसके पहले तक के अलग कानून चलते थे, अलग प्रकार से पूरी राजनीति चलती थी। सो इसके पहले के कानून अलग प्रकार से बनाए गए हैं, और इसके बाद के कानून अलग प्रकार से। और ये बीच में क्या हुआ? क्या सर इस बीच में कोई कानून बने हैं? क्या कोई कानून बने होंगे इसके बीच में? लगता है आपको कि ये 3 साल अपन ने कानून ही नहीं बनाए? ऐसा होगा क्या? 3 साल, अरे छोड़ो अभी रुक जाते हैं, बाद में कानून बनाएंगे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो यहां आया, और कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है कानून बनाने का। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आने के पहले के कानून कैसे बनते थे? कौन सा कानून है जो यहां बनाया गया? एक आपसे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कानून है, द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। यही बना है। सो ये किसने बनाया फिर? क्योंकि ये टाइम तो ब्रिटिश पार्लियामेंट भी नहीं थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू काम करती थी, वो भी नहीं था। तो इसके पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, ये ब्रिटिश के द्वारा था। इसके बाद इंडिया का पार्लियामेंट हो गया। इसके बाद के कानून तो कैसे बनते हैं आपको पता है। पहले के मैंने अभी बताया, ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए जाते थे। और इस बीच के कानून कैसे बनते थे? तो इस टाइम एक डोमिनियन हुआ करता था, डोमिनियन ऑफ इंडिया, वो बनाते थे, ठीक है। सो ये चीज समझना जरूरी है
क्योंकि क्या है ना, ये कानून में जब हम आगे पढ़ेंगे ना, आपको कई जगह दिखेगा पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट, पार्ट सी, पार्ट डी, फिर आपको समझेगा ही नहीं ये क्या है, पार्ट ए क्या होता है, पार्ट बी क्या होता है। तो इसीलिए ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आगे का कानून समझने के लिए, नहीं तो आगे के कानून ही नहीं समझने वाला, आगे का पूरा पार्ट ही नहीं समझने वाला कि क्या लिखा है इसमें। सो पहले ये समझते हैं। सो पहले तो यही बताया देखो। ये ध्यान रखो, ये इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए इसको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट इसके बिना आपको डेफिनेशन समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, न्यू इसीलिए क्योंकि उसके पहले जो था वो ब्रिटिशर्स के हिसाब से चलता था, बट बाद में हमने कॉन्स्टिट्यूट किया, कॉन्स्टिट्यूशन बना, विच केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, अपने लिए छुट्टी का दिन। तो छुट्टी मनाते हैं हम। मेड इंडिया अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सो डेमोक्रेसी है अपनी, और इसीलिए 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी हम देखते हैं। द न्यू रिपब्लिक वॉज ऑल्सो डिक्लेयर्ड टू बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि भारत जो है ना, ये बहुत सारे स्टेट को जोड़ के बना है। आपको बहुत सारे ऐसे दिखेंगे देश जो कि जोड़ के नहीं बने हैं, वहां सिर्फ सिटीज हैं, लेकिन ये यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, बहुत सारे स्टेट मिलके बने हैं, तो इसीलिए इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950 डिस्टिंग्विश बिटवीन 3 मेन टाइप्स ऑफ स्टेट्स एंड द क्लासेस ऑफ टेरिटरीज। सो 1950 के पहले अलग रूल थे, वो पहले हम देखते हैं क्या बोला है। पहले लिखा है पार्ट ए स्टेट्स। पार्ट ए स्टेट्स क्या होते थे? पार्ट ए स्टेट्स जो होते थे ना, ये गवर्नर्स प्रोविंस हुआ करते थे। गवर्नर चलाते थे इनको। 4 प्रकार से डिवाइड किया गया था। ठीक है, पहला था पार्ट ए। पार्ट ए वर फॉर्मर गवर्नर्स प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो गवर्नर चलाते थे इनको, उस टाइम गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है, अभी भी होते हैं, अभी बहुत पावर्स नहीं है उनको, बट उस टाइम गवर्नर जो थे वो पावरफुल व्यक्ति थे, वो चलाते थे। प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया were ruled by a governor appointed by the president and an elected state legislature। ठीक है, स्टेट के हिसाब से वो डिवाइन किया जाता था, जैसे पार्ट ए स्टेट में इलेक्ट किया जाता था, और वो जो गवर्नर है वो चलाता था उस पर्टिकुलर स्टेट को। द 9 पार्ट ए स्टेट्स वर, 9 थे ये, असम, बिहार, बॉम्बे, बॉम्बे स्टेट था पहले। आप देखो आज भी बहुत सारे कानून के नाम, भले हम उसको अभी महाराष्ट्र के बोलते हैं, पर आप देखो हाई कोर्ट को आज भी बॉम्बे हाई कोर्ट बोलते हैं बहुत लोग, जबकि अब वो महाराष्ट्र हो चुका है, बट अब भी नागपुर में भी है, तो उसको हम बॉम्बे हाई कोर्ट ही बोल के आज भी संबोधित करते हैं कई बार। तो बॉम्बे हुआ करता था उस टाइम, तो बॉम्बे स्टेट था। बहुत सारे एक्ट का नाम है बॉम्बे स्टैंप एक्ट, तो अभी नाम चेंज हो गया है महाराष्ट्र स्टैंप एक्ट, बट फिर भी अभी भी हमारे मुंह में वही बॉम्बे स्टेट स्टैंप एक्ट ही आता है। इस प्रकार से नाम बॉम्बे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। बॉम्बे इसीलिए क्योंकि पहले वैसे ही हुआ करता था। ठीक है, बॉम्बे वॉज अ स्टेट। बॉम्बे, तो असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, इसके पहले इसको मध्य प्रदेश के बदले सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार बोलते थे। फिर मद्रास, ओडिशा, पंजाब, फॉर्मरली ईस्ट पंजाब, उत्तर प्रदेश, यूनाइटेड प्रोविंसेस बोला जाता था, एंड वेस्ट बंगाल। इस प्रकार से पहले पार्ट ए स्टेट्स हुआ करते थे। ठीक है, इसको कौन मैनेज करता था? पार्ट ए को गवर्नर, ध्यान रखो, गवर्नर। ठीक है, तो गवर्नर जो होते थे ब्रिटिशर्स के तरफ से अपॉइंटेड लोग होते थे। पार्ट बी स्टेट्स, इनको हम बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स का क्या मतलब है? यहाँ पे राजा महाराजा लोगों को चलाने के लिए दिया गया था। पार्ट बी स्टेट्स जो होते थे ये राजा महाराजा के थ्रू चलाए जाते थे। आपने देखे होंगे मूवीज वगैरह में बताते हैं कि राजा लोग थे वो चलाते थे, हैदराबाद निजाम्स चलाते थे इनको। तो प्रिंसली स्टेट्स जो थे ना, वो महाराजा, निजाम, राजा ऐसे लोग चलाते थे। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स, पार्ट बी स्टेट्स विच वर फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स और ग्रुप्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स गवर्न बाय राज प्रमुख। ठीक है, तो राजा लोग चलाते थे इनको। who was usually the ruler of a constituent state and an elected legislature। ठीक है, तो राजा के द्वारा चलाए जाते थे। ये पहला वाला कौन चलाते थे? गवर्नर्स।
दूसरा जो था ये प्रिंसली स्टेट्स थे, ये राजा लोग चलाते थे। ठीक है। द 8 पार्ट बी स्टेट्स वर हैदराबाद। हैदराबाद में किसका राज था? निजाम चलाते थे इसको। आजादी के बाद भी हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को जोड़ने में बड़ी दिक्कत हुई थी, जिसमें सरदार पटेल ने बहुत भूमिका निभाए थे, और उन्होंने फिर हैदराबाद को तो मना लिया था। तो जम्मू कश्मीर की कहानी थोड़ी अलग ही चल रही थी, काफी टाइम तक के अलग चली, और फिर वो अल्टीमेटली भारत में जुड़ा है। बट पहले बहुत अलग ही कहानी चल रही थी उसमें, वहां राजा हरि सिंह का राज था, तो बहुत अलग कहानी थी वो। सो हैदराबाद ये राजा के द्वारा चलाया जाता था। जम्मू एंड कश्मीर यहाँ भी राजा थे, तो हैदराबाद में निजाम्स थे, जम्मू कश्मीर में राजा हरि सिंह था। यो हनी सिंह नहीं, हनी सिंह नहीं, हनी सिंह अलग है हरि सिंह। तो राजा हरि सिंह। मध्य भारत, फिर मैसूर। मैसूर भी वहां पैलेस वगैरह, आप जाएंगे कभी तो देखना। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स। तो देखो, ये ईस्ट पंजाब ऊपर था, और एक पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन एक अलग था। ठीक है। राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन। सो इस प्रकार से राजा लोग चलाते थे इसको। ये पार्ट बी स्टेट्स हुआ करते थे। पार्ट सी स्टेट्स जो होते थे, ये चीफ कमिश्नर्स चलाते थे। साथ में प्रिंसेस भी, यहाँ राजा भी होते थे और चीफ कमिश्नर्स होते थे, कमिश्नर्स अपॉइंट किए गए थे, वो लोग चलाते थे। ठीक है। सो आपने लगान मूवी देखे होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि कमिश्नर भी होते हैं, राजा जी भी होते हैं, दोनों जन होते हैं एक पर्टिकुलर इसमें एरिया में। सो दोनों जन मिलके चलाते हैं। तो वैसे ही पार्ट सी स्टेट्स इंक्लूडेड बोथ द फॉर्मर चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस and some princely states, and each was governed by chief commissioner appointed by the president of India। तो ये प्रेसिडेंट यानी अभी वाला नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद वाली नहीं। ठीक है, तो पहले के। द 10 पार्ट सी स्टेट्स वेर अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और विंध्य प्रदेश। ठीक है, जो विंध्याचल बोलते हैं, विंध्य प्रदेश। तो इस प्रकार से चलता था। और पार्ट डी स्टेट जो था ना, इसको अलग ही छोड़ दिया था। पार्ट डी में ज्यादा डेवलपमेंट भी नहीं था। वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो थे, उनको पार्ट डी में रखा था। ठीक है। सो द सोल पार्ट डी टेरिटरी वॉज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, क्योंकि उस टाइम पे वहां पे जो होते थे ना, वहां पे जो लोग थे वो आदिवासी टाइप थे, और वो इतने ज्यादा ऐसे थे कि कोई जो बाहर से व्यक्ति आता था उनको इवन मार मुर के खा जाते थे। तो उसको थोड़ा अलग ही रखते थे लोग। और वहां पे जो राज भी चलता था, तो बोलने की बात है, तो वहां पे इट वॉज एडमिनिस्ट्रेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है। सो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा चलाया जाता था, जो कि अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट था। ठीक है। सो वैसे उसको अलग ही निग्लेक्टेड था, वो पार्ट डी को कुछ उतना ध्यान नहीं रखा जाता था। सो ऐसा था। सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अब आपको याद कितना रखना है? आपको एग्जाम में ये सब लिखने को आने नहीं वाला, पर याद कितना रखना है? सिर्फ इतना याद रखो कि पार्ट ए स्टेट को गवर्नर्स चलाते थे, पार्ट बी स्टेट्स को राजा लोग चलाते थे, पार्ट सी जो थे चीफ कमिश्नर इसको रन करते थे, और पार्ट डी को लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाता था। ठीक है। सो इस प्रकार से आपको बस इतना याद रखना है। बट ये कहानी मेरे को बताना जरूरी था, क्योंकि इसके बाद ही हम जब इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्यों ऐसा लिखा है। देखो, कई जगह लिखा रहेगा डोमिनियन लेजिस्लेचर, इंडियन लेजिस्लेचर, तो ये समझ में आना चाहिए आपको। तो ये कब समझेगा? जब अपन ने ये पढ़ा है। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935। सो ये सब पहले के कानून भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जब तक आप ये नहीं पढ़ते हैं, तो आपको पर्टिकुलर डेफिनेशंस नहीं समझ में आएगी। तो कई डेफिनेशंस ऐसी हैं जो कि आपको तभी समझेगी जब आपने ये पर्टिकुलर चीज पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ा है। ठीक है। तो खैर, यहां तक अब आपको कोई डाउट होंगे तो आप पूछ लो, फिर डेफिनेशंस के ऊपर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अब तो कोई डाउट्स होंगे अगर आपके, तो आप पूछ सकते हैं। ऑफ कोर्स, जो मैंने बोला हूं कि थोड़ा आगे आएगा, फिर से रिपीट होंगी और डिटेल में देखेंगे, वो चीजें आप छोड़ सकते हैं। बाकी इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो बहुत आसान आने वाले हैं। जैसे प्रियम्बल एक है क्वेश्चन आने लायक, जिसपे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेफिनेशन में आपको पूछा जा सकता है। डेफिनेशन पार्ट में मीन्स, इंक्लूड्स, ये पूरा ही डेफिनेशनल पार्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपको।
हाँ, ये जो प्रेसिडेंट बोले हैं ना यहाँ, ये पुराने इसके है, तो पुराने टाइम पे जो पोस्ट थी उसकी बात हो रही है। ठीक है। सो इसमें भी और थोड़ा चेंजेस हुए हैं, क्योंकि क्या है ना, ब्रिटिशर्स ने इतने साल राज किया, तो उसमें भी कभी गवर्नर थे, कभी प्रेसिडेंट्स थे, तो अलग अलग इसमें अथॉरिटीज थी। ठीक है। तो यहाँ जो प्रेसिडेंट है वो न्यू वाले नहीं है, ये ओल्ड है। डायग्राम कौन सा बनाया था मैंने? ये डायग्राम बोल रहे क्या आप? ये डायग्राम? और तो डायग्राम मैंने बनाया नहीं आज, तो यही डायग्राम बोल रहे होंगे आप शायद। सो मैंने बताया 1947 के पहले जो थे, ये अलग कानून थे, अलग प्रकार से बनते थे, अलग प्रकार से पूरा स्टेट चलाया जाता था, पूरा देश चलाया जाता था। 1950 के बाद अलग प्रकार से चलाया गया, और ये कुछ ट्रांजिशनल चीज थी जब डोमिनियन चलाता था, तो यहाँ पे थोड़ा अलग प्रकार से चलता था। पहले पार्ट ए बी सी डी स्टेट्स थे, जैसे अभी आपको दिखता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बैंगलोर, कर्नाटका वगैरह, इस प्रकार से आपको पहले नहीं दिखता था। पहले अलग प्रकार के स्टेट्स थे, तो उनको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में बताया गया था। पार्ट ए में गवर्नर्स प्रोविंस आते थे, पार्ट बी में राजा लोग जो चलाते थे, प्रिंसली स्टेट्स, वो कवर होते थे। पार्ट सी में चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस कवर होते थे, जिसमें राजा लोग भी होते थे और चीफ कमिश्नर भी था। और पार्ट डी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था। ठीक है, तो इनके थ्रू ये चलाया जाता था। तो ऐसा है। ये आपको सिर्फ हिस्ट्री इसके लिए जरूरी है कि आपको आपको सिर्फ ये आगे समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखो, संस्कार का बोलना है, सर आप हिस्ट्री मस्त पढ़ाते हैं, काश आप जैसे टीचर हमें स्कूल में पढ़ाते। सो ये हिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है। चलो, तो अगली क्लास में हम आगे की चर्चा करेंगे। ये हिस्ट्री थोड़ी बहुत बताना जरूरी था, ताकि आपको पता रहे। अब आगे देखो, आपको कोई तकलीफ नहीं जाएगी। आगे जब हम पढ़ेंगे ना, ये बहुत डिफिकल्ट मानते हैं लोग, छोड़ के जाते हैं ये भी एक्ट। सो छोड़ने लायक है ही नहीं। सो पूरा समझ जाएगा आपको 100%, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है। सो लेट्स कंक्लूड। अगली क्लास में अपन इसके आगे की चर्चा करेंगे, डेफिनेशन पार्ट्स, और बाकी जो इंटरप्रिटेशन की चीजें हैं वो हम देखना अगली क्लास से चालू करेंगे। सो कुछ डेफिनेशंस है, मैं बताऊंगा कौन सी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उतनी ही आपको एग्जाम के टाइम पे पढ़ना है। पूरी डेफिनेशंस पढ़ते हुए रटते हुए नहीं बैठना है। ठीक है, लेकिन जो मैं बताऊंगा वो बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है। सो लेट्स कंक्लूड, अगली क्लास में आगे की चर्चा करेंगे। चलो, थैंक यू।